हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पिछली दफ़ा हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि किस तरह एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो किसी भी इनपुट को क्लासिफाई करके या किसी भी इनपुट को मैनिपुलेट करके प्रोसेस करके आउटपुट देता है, तो उसे हम लैंग्वेज में या कंप्यूटर प्रोग्राम की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उसी न्यूरॉन को देखेंगे कि किस तरह एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल हम डेवलप करते हैं, और उस डेवलपमेंट के लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं, हम जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो है कैरस। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने सबसे पहले ये गूगल को लैब ओपन किया है। गूगल को लैब जो है हमारे पास एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो कि हमें गूगल प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में तो हम देखेंगे। तो आप सिंपली जाके colab.google.com पे colab.research.google.com पे जाके आप इस एनवायरनमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप गूगल में टाइप कर लें, और इसी तरह की अगर आप जो है एड्रेस बार में भी इसे टाइप कर लें तो आपको ये ओपन करके दे देगा। इसकी पूरी इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बताऊंगा आपको एक दूसरे लेक्चर में, जिसमें इसके सारे फीचर्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी जो है इसके अंदर हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका मेन जो इसका जो फीचर है वो है इसकी यूजिबिलिटी बाय यूजिंग दी जीपीयूज़ और टीपीयूज़। ठीक है, तो आप अगर रन टाइम में जाएं और इधर चेंज रन टाइम में जाके देखें तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है हार्डवेयर एक्सेलरेटर। तो अभी जो नन है, नन का मतलब है कि आप सिर्फ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप सीपीयू पे ही रन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जीपीयू भी है, टीपीयू भी है। तो ये आपके पास जो आपका कोड है जितना भी है उसको और फास्ट कर देता है, अपने जीपीयूज़ डिप्लॉय करता है गूगल को लैब, और रिसोर्सेज के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू ही आपको फास्ट करके देता है। तो आप अगर जीपीयू को सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। इसी तरह टीपीयू को सेलेक्ट कर लें तो टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ कोलैब अवॉइड यूजिंग टीपीयू अनलेस यू नीड वन। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज आपको इस तरह एलोकेट करता है कि कुछ टाइम के लिए ये रिसोर्सेज आपको एलोकेट किए, फिर किसी और को एलोकेट किए, तो आपको एलोकेशन के लिए कुछ ख़ास टाइम दिया जाता है। और आप ये एलोकेशन अगर किसी ज़्यादा टाइम के लिए कर लें तो वो लोकेशन टाइम आपके लिए कम कर दिया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे अभी हमें जीपीयू की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम नन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम काम करते हैं वो है इंपोर्ट करना, किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना। तो वन जो यहाँ पे है इंपोर्टिंग पैकेजेस। ठीक है, आप पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं और साथ ही इसे रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। एक तो आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ से भी इसे रन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे आके शिफ्ट इंटर प्रेस करके इसे डायरेक्टली आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुपिटर नोटबुक यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैंने 2 हैश लगाए, जिससे यह इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो एक भी हैश लगाने से ये आपके पास कमेंट्स में चला जाता है। तो अब चूँकि मैंने पैकेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करने, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे जो पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ वो है टेंसरफ्लो, और टेंसरफ्लो के अंदर ही कैरस जो है ये अवेलेबल होता है। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट कैरस, ठीक है जी। और इसी तरह और फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैरस, ठीक है, इंपोर्ट लेयर्स। तो ये अब आपने दो जो हैं पैकेजेस जो हैं इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप इसे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे तो ये आपको क्या कहेगा,
विदाउट एनी एरर ये आपको रन कर देगा। अगर इसमें ये अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत सिंपली जाके यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि टेंसरफ्लो, केरास, ये सब कुछ इसके अंदर हमें गूगल कोलैब ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल हैं और ये हमें इसके अंदर दे देता है। इसके अलावा जब आपने ये बना लिया, ये आपने इंपोर्ट कर लिया, तो इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप है आपके पास, दैट इज़ बेसिकली दी मॉडल बिल्डिंग। तो हम चूँकि एक ही न्यूरॉन बना रहे हैं इसमें, जो कि हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे मॉडल और मॉडल में लिख लेता हूँ यहाँ पे केरास डॉट सीक्वेंशियल मॉडल है मेरे पास, केरास डॉट सीक्वेंशियल। यही चीज़ें मैंने पिछली दफ़ा भी डिस्कस की थी। और इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बेहतर रहता है कि मैं इसको दूसरी लाइन में ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे आके मैं फिर इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स लगाना शुरू कर दूँ। तो इसके दो तरीके हैं। आप सीक्वेंशियल के बाद मॉडल में जाके यहाँ पे जिस तरह ये आपको दे रहा है कि आप इसके अंदर मॉडल डॉट ऐड के साथ और ज़्यादा लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें इसे दूसरी तरह देखा है, तो लेयर्स डॉट डेंस, इस तरह हमने इसे देखा था। और यूनिट्स आपके पास जो थे वो कितने थे, वो आपके पास 1 था, एक ही न्यूरॉन था। और इनपुट शेप भी आपके पास 1 ही थी, क्योंकि मैं एक सिंपल सा न्यूरॉन बना रहा हूँ जिसके इनपुट भी 1 है, एक बायस है, एक इनपुट है, और इसी तरह एक आउटपुट है उसकी। तो यूनिट जो है वो आपको ये 1 ही रखना पड़ेगा। और इसी तरह ये देखें, अगर आप देख लें तो यहाँ पे इसकी आपको डेफिनेशन भी ऑलरेडी को बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आप पुट कर सकते हैं। इसी को आप नीचे लेके आएँ तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है। सिंपली आपने वो बनाना है मॉडल डॉट ऐड TF केरास, ये एक दूसरा मेथड है इसके साथ मुख्तलिफ़ लेयर्स को ऐड करने का, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा है उसी के मुताबिक हम लोग चलते हैं। तो अगेन मैं इसे रन करता हूं, तो ऐसे जैसे ही रन करता हूं तो इस ग्रीन हो जाने का मतलब है कि इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें कोई एरर हो, मैं इसे रन कर लेता हूं और सीक्वेंशियल में से मैंने हटा दिया, तो ये आपको बताएगा कि भाई टेंसरफ्लो केरास में इस तरह का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं जिसे आप सीक्वेंशियल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे कोई एरर है, तो यहाँ पे इसने रेड कर दिया, इसका मतलब है कि एरर है। तो सीक्वेंशियल जैसे ही आप लिखते हैं तो ये आपको उस एरर को करेक्ट करके बता देते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास मॉडल आ गया, फुल फ्लैज आपके पास मॉडल है। ये जो आपने एक न्यूरॉन बनाना था वो बन गया। अब इसके थ्रू आप प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि मैंने इसे कोई इनपुट देना है और ये मुझे कोई आउटपुट दे, तो ये अब मॉडल को आप इनपुट दे के उससे प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं। तो इस मॉडल के साथ एक मेथड है जिसे कहते हैं प्रेडिक्ट। ठीक है, जैसे ही आप डॉट लगाते हैं इसके साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आना शुरू हो जाते हैं जो इसके साथ डिफरेंट मेथड्स हैं मॉडल के साथ रिलेट करते हैं, ये आपको बताना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट का मेथड लगा के, ठीक है, और इसे देते हैं कि अगर मैं इनपुट पे 1 दूँ, चूँकि 1 साइज़ है इनपुट का यूनिट शेप, तो अगर मैं मॉडल को प्रेडिक्शन के लिए 1 दूँ तो मेरे पास आंसर क्या होगा। जैसे ही आप इसे रन करते हैं तो आपको ये देना शुरू हो जाता है कि आपके पास आंसर होगा 0.1595 और इसका डाटा टाइप जो टाइप होगा इसका फ्लोट 32 होगा। ठीक है, ये आपको बताना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर आप प्रेडिक्शन में इसे कहे कि मैं 0 दूँ तो आउटपुट क्या होगा, तो ये आपको प्रेडिक्शन भी 0 देना शुरू हो गया। ठीक है, इसने अपने आप से बायस और जो इनपुट है उसका वेट सेलेक्ट कर लिया है। आप किस तरह देख सकते हैं कि क्या वेट है, क्या बायस है, तो सिंपली आप यहाँ पे वेट कॉमा बायस इसे लिख के मॉडल डॉट वेट्स, ये आपके पास एक कमांड है। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे तो W और B में आपके पास वेट्स और B में बायस
यहाँ पे पुट हो जाएगा। फर्स्ट आपके पास वेट होता है जबकि सेकंड आपके पास बायस होता है। तो अगर आप प्रिंट करवाना चाहें कि मेरे पास वेट्स क्या इसने लिए हैं, ठीक है जी, इसने वेट क्या लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि वेट जो है सिर्फ एक ही वेट था, उसका साइज़ जो है शेप भी 1 बाय 1 था और उसकी जो टाइप था नमपाई एरे थे और वो जो था वेट आपके पास नमपाई एरे था उसकी वैल्यू 0.1595345 की वैल्यू थी उसकी और डाटा टाइप जो था वो फ्लोट 32 था। ठीक है, ये एक नमपाई एरे है आपके पास और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली ये इसने अब कैसे सेलेक्ट किया है, ये इसने रैंडमली सेलेक्ट किया है। रैंडम सिलेक्शन का क्या फ़ायदा है, ये इसे कोई भी वैल्यू ही नहीं देता। ये हम जब बाकायदा इस मॉडल को ट्रेन करने के बारे में पढ़ेंगे, यही मॉडल जब हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स के मुताबिक और आउटपुट के मुताबिक अपने आप को किस तरह ट्रेन कर लेता है, तो हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि क्यों ये रैंडम वेट्स उठाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि मेरे पास बायस की क्या वैल्यू है, ठीक है, वेट तो उसने रैंडमली कोई सेलेक्ट कर लिया और बायस की वैल्यू ये अपने आप से 0 सेलेक्ट करता है। ठीक है, बायस भी अगेन आपके पास 1 है, आपके पास उसकी जो शेप है एक रो की फॉर्म है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट फॉर्म है इसकी। तो मैं भी इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको किस तरह फिर चेंज किया जाता है। और सिमिलरली नमपाई एरे है, एरे में उसने सिर्फ एक 0 को स्टोर किया हुआ है और डाटा टाइप या फ्लोट 32 है। बायस को ये इनिशियली 0 ही कंसिडर करता है जबकि जो आपके पास वेट्स हैं ये रैंडमली सेलेक्ट करता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 0.1595 वेट है तो आप देखें अगर मैं मॉडल को दोबारा रन करूं, ठीक है, और इसके वेट्स बायसेस कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर तो इनिशियली मेरे पास ये वैल्यू थी, अब आप देखें ये वैल्यू आपके पास सडनली चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, आपने देखा अभी इसने 0.9 सेलेक्ट कर लिया, 0.90। सिमिलरली अगर मैं इसे दोबारा रन करूं और अगेन मैं वेट्स और बायसेस को देखूं तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे ये थर्ड टाइम भी ये रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है जबकि हर दफ़ा बायस की वैल्यू आपके पास जो है ये आपको 0 ही देगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सिंपल सा एक न्यूरॉन आपने कैरस के थ्रू कैसे मॉडल करना है। ठीक है, ये आपके पास मॉडल बिल्डिंग थी और इसके बाद आपके पास दिस वाज बेसिकली दी प्रेडिक्शन या आउटपुट कैलकुलेशन फ्रॉम दी डेवलप्ड मॉडल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ 3 स्टेप्स थे जिसके थ्रू आपने देखा कि किस तरह एक न्यूरॉन को, सिंगल न्यूरॉन को बनाया जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स को इंक्रीज़ किया जाता है और किस तरह फिर वो प्रेडिक्शंस के काम करता है और क्लासिफिकेशन में कैसे यूज़ होता है, रिग्रेशन में कैसे यूज़ होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके हम इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, देखें कि किस तरह ये शेप इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना कैसे आपके पास इफ़ेक्ट करता है। अगर यूनिट्स को इंक्रीज़ करूं, अगर मैं शेप्स को इंक्रीज़ करूं तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देख लें, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।